अस्सलाम वालेकुम। बीएससी क्लास वेक्टर एनालिसिस चैप्टर 3 हमारा चल रहा था और उसमें हमने डिफरेंशिएशन कर ली थी। अगला हमारा टॉपिक है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन के बेसिक रूल्स तो वही हैं जो हमने कैलकुलस सेकंड चैप्टर में पढ़े हैं। बस इसमें हम ये फ़र्क देखेंगे कि अगर वेक्टर फंक्शन हो तो उनकी इंटीग्रेशन हम किस तरह से करते हैं। वेक्टर फंक्शन से क्या मुराद होती है? ऐसे फंक्शन जिनमें आई जे के इन्वॉल्व होते हैं वो हमारे पास वेक्टर फंक्शन कहलाते हैं। और आपको पता है कि जब भी दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट हम लेते हैं तो वो या तो डॉट प्रोडक्ट होता है या क्रॉस प्रोडक्ट होता है। तो इसमें हम यही देखेंगे कि अगर हमारे पास कोई कांस्टेंट है और वेक्टर है और तो उसका प्रोडक्ट किस तरह से होगा और बाकी सारी वैल्यूज़ किस तरह से होंगी। तो बेसिक रूल्स वही हैं। अभी आपके पास देखें ये फंक्शन है एफ ऑफ टी। अगर एफ ऑफ टी ये वेक्टर फंक्शन है तो ऑब्वियसली इसके 3 कंपोनेंट्स होंगे। अगर हम एफ ऑफ टी की इंटीग्रेशन करते हैं तो इसका मतलब है कि फर्स्ट कंपोनेंट की इंटीग्रेशन प्लस सेकंड कंपोनेंट की इंटीग्रेशन और प्लस थर्ड कंपोनेंट की इंटीग्रेशन। आई जे के इसके यूनिट वेक्टर्स हैं, ये उसी तरह से साथ रहेंगे। जस्ट हम फंक्शन की इंटीग्रेशन करेंगे और आंसर आ जाएगा और प्लस कांस्टेंट में इंटीग्रेशन भी आएगा। बाकी वही रूल कि अगर कांस्टेंट की इंटीग्रेशन करें तो कांस्टेंट बाहर आ जाता है और डी टी का इंटेग्रल टी आ जाएगा और प्लस सी आएगा। और यहाँ पे अब ये फ़र्क याद रखना है कि जो सी है ये भी कांस्टेंट का वेक्टर है, सिंपल कांस्टेंट नहीं है बल्कि कांस्टेंट वेक्टर है। इसी तरह से आपके पास अगर कोई कांस्टेंट किसी फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई होकर आ रहा होगा तो सी बाहर आ जाएगा और फंक्शन की इंटीग्रेशन आ जाएगी। अगर कांस्टेंट स्केलर है तब, अगर कांस्टेंट वेक्टर है और वेक्टर है तो फिर उसका या डॉट प्रोडक्ट होगा या उसका क्रॉस प्रोडक्ट होगा। तो जब वो बाहर आएगा तो उसी उसी तरह से बाहर आएगा कि अगर क्रॉस है तो बाहर क्रॉस आ जाएगा, डॉट है तो बाहर डॉट आ जाएगा। नेक्स्ट है आपके पास अगर दो फंक्शन जमा हो रहे हैं तो अलग अलग दोनों की इंटीग्रेशन कर देंगे। रूल सारे वही हैं कि अगर आप एक्सपोनेंशियल फंक्शन की इंटीग्रेशन करें तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन वैसे का वैसे आता है और एक्सपोनेंट का डेरिवेटिव डिवाइड करके लिख देते हैं। इसी तरीके से आपके पास पावर रूल है और पावर रूल में हमने पढ़ा था कि एक्स एन की इंटीग्रेशन करें तो एक्स एन प्लस वन ओवर एन प्लस वन आता है और प्लस सी आता है। अब आपके लिए आसान बात ये हो गई है कि कैलकुलस सेकंड चैप्टर अब लोग अभी साथ साथ कर रहे हैं और उसमें अपनी डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन अभी रिसेंटली क्योंकि पढ़ी है और यही वही चीज़ पैरेलल चल रही है आपके पास वेक्टर एनालिसिस में। तो कोई भी नई चीज़ नहीं है, कोई नए रूल्स नहीं है, सारी चीज़ें वही हैं जो आप लोग अभी मैथ्स ए में कर रहे हैं, वही चीज़ें आपको यहाँ पर मज़ीद काम आ रही हैं। फर्स्ट एग्जांपल है आपकी इंटीग्रेशन करनी है आपने फंक्शन की और फंक्शन है आपके पास ई टी आई प्लस ई माइनस टी जे प्लस टू टी के। तो क्या किया आपने? पहले ये रूल लगाया कि अगर फंक्शन सम की शक्ल में है तो सबका अलग अलग इंटेग्रल ले लिया। ई टी की इंटीग्रेशन ई टी ही होती है और ई माइनस टी की इंटीग्रेशन क्या होगी? ई माइनस टी की इंटीग्रेशन ई माइनस टी ही होगी और माइनस टी का डेरिवेटिव माइनस वन होता है जो कि डिवाइड होकर आ जाएगा। जब ये माइनस वन डिवाइड होगा तो हम इसको ऊपर साथ लिख सकते हैं, यानी इसको हम माइनस ई माइनस टी भी कह सकते हैं, माइनस ई माइनस टी। तो ये हमारे पास माइनस ई माइनस टी आ गया और टी की इंटीग्रेशन की तो टी स्क्र बाय टू आई और टू कांस्टेंट था वो साथ रहा और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ए आ गया, टू टू से कट जाएगा और ये सिंपल टी स्क्र रह जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल फंक्शन इज इंटेग्रल ऑफ अ वेक्टर फंक्शन एफ ऑफ टी। बहुत गौर से बात सुननी है आपने। एफ ऑफ टी, कैपिटल एफ ऑफ टी क्या है? ये इंटेग्रल है किसी भी वेक्टर फंक्शन का। मीन्स एफ ऑफ टी इज इंटेग्रल ऑफ अ वेक्टर फंक्शन एफ ऑफ टी, ये इससे ये मुराद है। सबसे पहले तो ये बात समझनी ज़रूरी है कि उसने सवाल किया क्या है। वो कहता है कि ये कैपिटल एफ ऑफ टी क्या है, असल में स्मॉल एफ ऑफ टी की इंटीग्रेशन से जो आंसर आता है फंक्शन का वो है। एंड जी ऑफ टी इज़ द स्केलर फंक्शन ऑफ टी। जी ऑफ टी कोई भी स्केलर फंक्शन है और जैसे टी स्केयर हो सकता है, कोई भी ऐसा फंक्शन जिसमें आई जे के इन्वॉल्व नहीं हो रहे, जस्ट स्केलर है, इसीलिए इसके ऊपर वेक्टर की इलामत भी नहीं डाली हुई। प्रूव दैट, तो आप ये प्रूव करें कि कोई स्केलर किसी वेक्टर के साथ अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो फिर उस पर ये आपके पास इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगेगी। अगर कांस्टेंट वेक्टर है, कांस्टेंट वेक्टर से मुराद ये थी कि जैसे टू आई प्लस थ्री जे प्लस फोर के इस टाइप का अगर कोई कांस्टेंट है तो वो कांस्टेंट बाहर आ जाता है और फंक्शन की इंटीग्रेशन हो जाती है। लेकिन अगर ये जो आपके पास स्केलर फंक्शन आ जाए, कांस्टेंट नहीं है बल्कि स्केलर फंक्शन है, यानी वो भी टी ही का फंक्शन है, तो अब टी के फंक्शन को आप इंटीग्रेशन से बाहर नहीं ले जा सकते। डी टी के तहत उसकी भी इंटीग्रेशन लाजमी होगी और जब उसकी इंटीग्रेशन लाजमी होगी तो वो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स होगी, यानी पहला फंक्शन दूसरे का इंटीग्रल माइनस पहले इंटीग्रल का साइन और पहले का डेरिवेटिव और दूसरे की इंटीग्रेशन वही जो यहाँ यूज़ हुई थी। यहाँ से आपके पास आपने सोल्यूशन स्टार्ट किया कि एफ ऑफ टी की इंटीग्रेशन की तो ये आ गया, आपने अब दोनों तरफ डेरिवेटिव ले लिया। तो ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का जो प्रूफ है ना, आपने सेकेंड ईयर में शायद नहीं किया होगा।
अभी कर लेते हैं। बहरहाल ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का प्रूफ ही है। स्टार्ट हम यहाँ से लेते हैं इसमें कि ये जो सिंगल चीज़ है ना, ये वाली जी ऑफ टी एफ ऑफ टी, आपने इसका डेरिवेटिव ले लेना है। एक दफ़ा आपने डेरिवेटिव लेना है, दूसरी दफ़ा आपने इंटीग्रेशन लेनी है। तो डेरिवेटिव के बाद जब इंटीग्रेशन लेंगे तो इसकी इंटीग्रेशन से डेरिवेटिव कैंसिल हो जाएगा, बाकी रकम के साथ इंटीग्रेशन आ जाएगी। इस तरह से आपको याद रहेगा कि हमने स्टार्ट कहाँ से करना था, वरना ये भी एक मुश्किल चीज़ है कि कैपिटल जी का डेरिवेटिव लेना है या एफ़ का डेरिवेटिव लेना है या किस तरह से लेना है, स्मॉल एफ़ लेना है या कैपिटल एफ़ लेना है। तो ये कंफ्यूजिंग थिंग है। आप अगर इस तरह से याद रखेंगे तो आपको बिल्कुल नहीं भूलेगा कि ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में जो चीज़ विदाउट इंटेग्रल है, आपने उसका डेरिवेटिव यहाँ कंसिडर कर लिया और उस पर प्रोडक्ट रूल लगा दिया। पहला फंक्शन दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा फंक्शन और पहले का डेरिवेटिव। अब आपने ये एफ़ ऑफ टी का डेरिवेटिव लिया तो वो आपके पास स्मॉल एफ ऑफ टी आ गया। क्यों? यहाँ से देखें, इसका आप जब डेरिवेटिव लेंगे तो डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन कैंसिल हो जाएगी और यहाँ पे इसका डेरिवेटिव आ जाएगा। यानी कैपिटल एफ का डेरिवेटिव लें तो वो स्मॉल एफ के बराबर आता है, कैपिटल एफ का डेरिवेटिव लें तो वो स्मॉल एफ के बराबर आता है। ये कैपिटल एफ है और ये स्मॉल एफ है। ये दोनों बातें आपने बहुत ध्यान से याद रखनी है, अदरवाइज रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, फिर आपने इंटीग्रेशन की दोनों साइड्स की, तो डेरिवेटिव जहाँ पे मौजूद था वो तो इंटीग्रेशन कैंसिल होगी, बाकी ये दो इंटीग्रेशन रह गई। अब जो असल रकम थी ये, इसको इधर ही रहने दो और दूसरी रकम को उठाकर उधर ले जाके माइनस कर दिए। If v is a vector function of a scalar variable t and a is a constant factor, solve this equation. सॉल्व करने से मुराद होती है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, v के डेरिवेटिव, v का सेकंड डेरिवेटिव यहाँ पे इन्वॉल्व हो रहा है। सोल्यूशन से मुराद होती है v की वो वैल्यू जो हम यहाँ पुट करें और इसको सेटिस्फाई कर जाए। तो अब हमने v की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, उसके लिए हमें डेरिवेटिव को ख़त्म करना होगा। डेरिवेटिव को ख़त्म करने के लिए हम एंटी डेरिवेटिव लेते हैं। एंटी डेरिवेटिव मींस इंटीग्रेशन। तो हम क्या करेंगे, एक दफ़ा इसकी इंटीग्रेशन करेंगे। अब यहाँ पे डी स्केयर वी और डी टी स्केयर से मुराद है डी बाई डी टी ऑफ डी वी ओवर डी टी। फर्स्ट डेरिवेटिव का अगेन डेरिवेटिव लिया तो ये सेकेंड डेरिवेटिव कहलाता है। ये डी टी आपके पास दूसरी साइड पे ले जाए तो आपके पास ये डी ऑफ डी वी और डी टी बच गया और डी टी दूसरी साइड पर चला जाएगा यहाँ पे। तो जब आप इंटीग्रेशन करेंगे तो एक डी बाई डी टी कैंसिल हो जाएगा तो डी वी और डी टी बचेगा। यहाँ से डी टी की इंटीग्रेशन करेंगे तो ए टी प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन बी आ जाएगा। अगेन फिर इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ से वी बचेगा, यहाँ से टी स्केयर बाई टू और ये बी टी बचेगा और ये प्लस सी कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ गया। यही इसका आंसर होगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज है आपके पास 3.8 और इसका है जी क्वेश्चन नंबर 1 2 3 में देखते हैं जी। 3 में आप जब इंटीग्रेशन करेंगे तो कॉस्ट की इंटीग्रेशन साइन टी आ गई। ठीक है, टी सीकेंड स्केयर टी की इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स होगी। इसमें सीकेंड स्केयर को आप एज अ सेकेंड फंक्शन लेंगे और टी को एज अ फर्स्ट फंक्शन लेंगे। यानी टी वैसे सीकेंड स्केयर का इंटेग्रल टेंजेंट माइनस टी का डेरिवेटिव 1 और सीकेंड स्केयर का इंटेग्रल टेंजेंट आ गया। ये चीज़ यहाँ से इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से है। टेंजेंट टी की इंटीग्रेशन वैसे की वैसे लिख दी और साइन की इंटीग्रेशन माइनस साइन था, साइन की इंटीग्रेशन माइनस कॉस आएगी, वो माइनस माइनस इससे प्लस हो जाएगा। तो ये सारा काम करने के बाद आपके पास ये जो प्लस टेंजेंट टी है और ये माइनस टेंजेंट टी ये एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे और ये बाकी आंसर बच जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से ये यहाँ पे एक रूल और यूज़ होगा कि 1/t dt है तो किसी भी रकम का डेरिवेटिव जो ऊपर मौजूद होगा उस पर नेचुरल लॉ का फार्मूला लग जाएगा। ये यहाँ पे ये करके दिखाया है। अब सिंपल ये सिंपल इंटीग्रेशन है, इनमें कोई भी मुश्किल चीज़ नहीं है। डिटरमिन द वेक्टर फंक्शन विच हैज़ दिस वन एज इट्स डेरिवेटिव। ये भी बहुत अहम चीज़ है बेटे, इसमें आपने ये देखना है, रकम इसकी स्टेटमेंट पे गौर करें। डिटरमिन द वेक्टर फंक्शन विच हैज़ दिस वन एज इट्स डेरिवेटिव, यानी ये फंक्शन नहीं है बल्कि फंक्शन का डेरिवेटिव है। ये पेपर में बहुत दफ़ा सवाल आता है और बच्चे क्या गलती करते हैं कि डायरेक्ट इसकी इंटीग्रेशन कर देते हैं या डायरेक्ट इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं। वो लफ्ज़ देखते हैं डेरिवेटिव, वो समझते हैं इसका डेरिवेटिव लेना, तो बिल्कुल ही ऑपोजिट बात कर देते हैं। सवाल ये दिया हुआ है कि रकम का डेरिवेटिव इस रकम के बराबर है एंड दिस वन इज़ द वैल्यू एट टी इक्वल टू 0। और जब इस फंक्शन में आप टी की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो इस फंक्शन की वैल्यू इसके बराबर हो जाती है। डिटरमिन द वेक्टर फंक्शन, आपने फंक्शन मालूम करना है यानी एफ ऑफ टी की कीमत मालूम करनी है। ये इसके डेरिवेटिव के बराबर है तो हमने फंक्शन हासिल करना है तो डेरिवेटिव को ख़त्म करना होगा तो हमें इंटीग्रेशन लेनी पड़ेगी। दोनों तरफ हमने इंटीग्रेशन ले ली। यहाँ पर टू कांस्टेंट था, वाई वैसे ही रहा, कॉस 2t की इंटीग्रेशन साइन 2t आएगी और फिर 2t का डेरिवेटिव 2 डिवाइड होकर आ जाएगा। फिर यहाँ पे साइन 2t की इंटीग्रेशन माइनस कॉस 2t डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। ये 4t आ जाएगी, ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन a आ गया।
यहाँ से आपके पास सेम ऐसे ही छूटते हैं। अब टी को 0 पुट करेंगे तो आपने कहना है कि फंक्शन की वैल्यू ये पुट करेंगे जो गिवन पेपर में दी हुई थी क्वेश्चन में। टी की वैल्यू 0 पुट की तो साइन 0 0 हो गया, कॉस 0 1 हो गया और ये भी 0 हो गया और ये ए वैसे का वैसे रहा। ये 1 होने की वजह से जे आ जाएगा तो ए माइनस जे और ये आई प्लस जे प्लस के आ गया। ये माइनस जे दूसरी तरफ चला जाएगा, ए को आपने इधर रहने दिया और ए की कीमत आई प्लस 2 जे प्लस के आ गई। ये बात हमेशा याद रखनी है कि डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन मालूम करते हुए जब भी आप इंटीग्रेशन करेंगे तो जब भी आप इनिशियल कंडीशन पुट करते हैं कि टी इक्वल टू 0 पे फंक्शन की वैल्यू ये आती है तो तब आपके पास कांस्टेंट की वैल्यू निकल आती है। वो कांस्टेंट की वैल्यू आपने फंक्शन में पुट की। अब आई वाले कंपोनेंट्स आपने आई के साथ मिला दिए, जे के साथ मिला दिए और के वाले के साथ मिला दिए, तो ये आपके पास आंसर आ गया। क्वेश्चन तो इसके अभी बाकी भी रहते हैं लेकिन फिर आप लोग परेशान हो जाते हैं तो सिर्फ पहले 6 क्वेश्चंस आप कल प्रैक्टिस करेंगे।